Welcome back, physics enthusiasts. I'm Swati. In this video, we are going to discuss about dipole. What are dipoles? How it measure dipole movement, its direction, and so on and so on. This video is theoretical and it's basically based on CBSE. So all the CBSE aspirants, this video will be helpful for you. So let's begin with that. So let's start with dipole. So what are dipoles? डाइपोल के बारे में तुमने काफ़ी कुछ समझा होगा, ठीक है। ये वर्ड तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और सिग्निफिकेंस इसका ऑब्वियसली फिजिक्स में भी है। जब हम चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है, हमने अभी तक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात करी, हमने एक पॉइंट साइज चार्ज की बात करी, बट हमेशा ऐसा नहीं है कि एक सिंगल चार्ज, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ही अवेलेबल हो। आपके पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं। हो सकता है जैसे इस बोर्ड पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, उससे बताओ कि आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमेना, फोर्स का फिनोमेना किस तरीके से हो रहा है। या फिर आपके पास दो चार्जेस जो इक्वल नेचर के हैं और पास पास रखे गए हैं, मतलब बहुत छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट हैं, उससे क्या होगा, ठीक है। दैट मीन्स इनके बीच में इतना सेपरेशन हो गया कि अब ये एज इंडिविजुअल चार्जेस की तरह बिहेव कर रहे हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्सेस, इसके चारों क्या होगा वो सब हमें देखना है। तो वेल दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, वन ऑफ द सिस्टम है। डाइपोल्स होते हैं, क्वाड्रापोल्स होते हैं जिसमें चार चार्जेस का एक सिस्टम होता है, या फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पेन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बोर्ड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक अपन ने बॉल ले ली उस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब ऐसा कुछ सिस्टम हो तो फिर हमारे आसपास फील्ड, फोर्स वगैरह सब कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो डाइपोल्स के बारे में देख रहे हैं कि व्हाट आर डाइपोल्स। बेसिकली डाइपोल जो है वो एक पेयर है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट charges separated by a very small distance. Okay, separated by a very small distance. जैसे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये भी Q है और ये भी Q है, बट अपोजिट है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और इनके बीच में ये जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा है, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पेयर को, इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, डाइपोल। ओके, सो अगर हम इसको देखें कि भाई ऐसा सिस्टम कहाँ मिलता है, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल तुम्हें केमिस्ट्री में काफ़ी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लो HCl। HCl जो एक मॉलिक्यूल है उसमें Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड H इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बिल्कुल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तुम्हारे बीच में होते हैं, बट क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच लेगा और अब इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर शिफ्ट हो गए, तो इधर शिफ्ट होकर के इसके ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय इस बॉन्ड लेंथ में, और ये बॉन्ड लेंथ जो होती है वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर की है, विच इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये जो एक सिस्टम बना, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं डाइपोल। ओके, सो यहाँ पर जो ये डाइपोल है इसको हम डिनोट करेंगे P से, P वेक्टर से, ठीक है। एंड यहाँ हम ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव दो चार्ज है इसके बीच की जो डाइपोल लेंथ है इसको हम CBSE के उसमें या तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से 2L ले लो, ठीक है। 2L इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये जो 2L है, कभी ये मैं समझना कि डाइपोल की लेंथ गिवन है तुम्हारे पास लेट्स से 10, तो तुम 2 into 10 कर रहे हो। दिस 2L इज बेसिकली योर डाइपोल लेंथ। तो यू मस्ट बी क्लियर की चीज क्या है, ठीक है। अब ये डिनोटेड होता है P से, ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी, दैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है वो है डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इनके बीच की लाइन है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका होगा डायरेक्शन, जिसको अपन ने पी वेक्टर कह दिया, ठीक है, क्योंकि डिनोट ही हम पी से कर रहे हैं। और इसको जो मेजर करते हैं इसकी स्ट्रेंथ को, वो होता है, इट्स स्ट्रेंथ इज मेजर्ड, सिंपल भाषा में बोलूँ इसका फॉर्मूला, वो होता है बाय इट्स डाइपोल मोमेंट। सो इट्स स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय इट्स डाइपोल मोमेंट, ठीक है। एंड जो डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि हम इसको पी वेक्टर से डिनोट करें, तो डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली और पी वेक्टर, क्योंकि डाइपोल जो है एक फिजिकल फिनोमेना है, बट उसकी जो स्ट्रेंथ है जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो हम पी से लेते हैं, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज एंड द लेंथ बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन of the charge and distance between them, okay। so हम इसको लेंगे, अगर ये दोनों चार्जेस Q है तो कोई सा भी एक ले लो, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, into the length of the dipole, that is 2L, okay। so that gives you the strength of the dipole, or you can say it is the dipole moment, or you can say it is the formula to calculate the strength of the dipole, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट जो है, जो डाइपोल है वो एक पेयर है किसका, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जो बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्म होता है Q इंटू 2L। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। और जैसे मॉलिक्यूल HCl हो गया, HF हो गया, H2 हो गया, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव इस टाइप का है, तो वहाँ पे ये डाइपोल जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड में काफ़ी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब इस डाइपोल के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर अपन आगे पढ़ेंगे कि अभी डाइपोल तो आ गया, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स इसके चारों ओर कैसे होगा। यहाँ पर हम इसकी एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करी जाए तो क्या होगी इसकी यूनिट, फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो यूनिट हो जाएगी कूलम्ब इनटू मीटर, ओके। एंड अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं डाइपोल की, टोटल नेट चार्ज ऑफ डाइपोल, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का क्यू एक माइनस का क्यू है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अगर एक सिस्टम के अंदर, जैसे सपोज इस रूम के अंदर 1000 डाइपोल्स हैं, बट इसमें जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा, लेकिन ये दोनों किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इनका नेट इफेक्ट कुछ होता है। मतलब इसका अगर एक सिंगल आपके पास डाइपोल है तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड, फोर्स, एक इंटरैक्शन, इसके पास एक चार्ज रख दो, कुछ रख दो, तो वो उसके ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो अपन ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए। सपोज करो कि यू हैव 2 equal and opposite point charge of 5 microcoulomb separated by 1 mm, ठीक है। और हमें यहाँ पे फाइंड करना है डाइपोल मोमेंट। सो हम सिंपली जो फॉर्मूला हमने सीखा है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो चार्ज है वो 5 का, एक +5 एक -5 है, तो कोई सा भी ले लो। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻�6 और जो लेंथ है वो 1 mm है। अब 2 इंटू नहीं करना है, ये 2L ही हमें गिवन है, दैट मीन्स हमें 1 × 10⁻³ ही रखना है। तो सीधा सीधा 5 × 10⁻⁹ यूनिट कूलम्ब मीटर आंसर आ गया। डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे सपोज करो तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे गिवन है
कि ये एक वाई एक्स प्लेन है, यहाँ पे रखा हुआ है +5 माइक्रोकुलम और ये रखा है -5 माइक्रोकुलम, ये रखा है 3,0 पे और ये रखा है -3,0 पे। ठीक है, तो अब यहाँ जो लेंथ है दैट वुड बी दिस इज 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर ले लो। ओके, तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट निकलेगा वो होगा 5 माइक्रो इज -6 इंटू 6 सेंटीमीटर -2, तो 5 6 30 इंटू 10 की पावर -8 कोलम-मीटर। ठीक है, और अगर ये ए और बी है तो हम बोलेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव दैट इज B2 है। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है बस वो इसका है, तो ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए दैट इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में भी दे सकता है, तो तुम लेंथ ले लेना। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ऑफ 1 माइक्रोकुलम के। ठीक है, अब ये कैसे प्लेस्ड है, प्लेस्ड एट 1, -1, 2 पे और दूसरे 3, 4, 5 ले लो। ठीक है, तो अब जो है तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक जो चार्ज है वो तुम्हारा 1, -1, 2 पर है और दूसरे 3, 4, 5 पर है। ये लेंथ निकाल लो। कैसे निकालोगे, 3 - 1, अगर इसकी लेंथ 12 है तो हो जाएगी 3 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का होल स्क्वायर 4, फिर 4 -1 प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर इज 25 और 5 - 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, so that comes out to be 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, तो √38 हो गया तुम्हारा। तो सीधा 1 माइक्रो को √38 से मल्टीप्लाई कर देना, एज सिंपल एज दैट। तो बस तुम्हें लेंथ का पता होना चाहिए, ये लेंथ जो है वो किस चीज को शो कर रही है, बाकी सिंपल है। अब अपन बात करते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइपोल फील्ड। डाइपोल का नेट चार्ज तो 0 है, बट ये डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इसकी फील्ड भी होगी। सबसे पहले अगर हम इसकी फील्ड देखें तो कुछ ऐसी होती है, इक्वल है चार्जेस, तो जितनी इसमें से फील्ड लेंथ निकलेगी उतनी ही इसमें जाएगी। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, बीच में काफ़ी कंसंट्रेटेड होती है और बाहर कम होती है। ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, इससे फील्ड बाहर जा रही है, फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही है और नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, जो आपके पास एक डाइपोल है विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय लेंथ ऑफ 12 और ये कुछ XY प्लेन में रखा गया है, ये Y है समथिंग और यहाँ पे X है। ठीक है, अब मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे डाइपोल है, इसके चारों ओर जैसे किसी यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, सपोज यहाँ कोई पॉइंट, इसकी परपेंडिकुलर पॉइंट है, कोई रैंडम पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस मतलब द लाइन जॉइनिंग द डाइपोल। ठीक है, उसको अपन एक्सिस ऑफ द डाइपोल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अलोंग द एक्सिस देखेंगे, दैट इज अ लाइन अलोंग द डाइपोल। ठीक है, और फिर हम इसके एक पहले इक्वेटोरियल लाइन पर देखेंगे, इक्वेटोरियल लाइन, ये थी आपके पास एक्सियल लाइन, ये होगी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन बेसिकली परपेंडिकुलर होगी टू द डाइपोल, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर टू डाइपोल। ओके, और फिर कोई एक नॉर्मल जनरल पॉइंट पर निकालेंगे और जो जनरल पॉइंट पर होगा वो जनरलाइज फॉर्मूला होगा और उसी फॉर्मूले से तुम्हारा एक्सियल और इक्वेटोरियल पे भी निकल सकता है। बट एनसीईआरटी के अंदर और सीबीएसई कई बार सिर्फ ये एक्सिस वाला और इक्वेटोरियल वाला पूछ सकता है, तो इनकी डेरिवेशन करते हैं अपन
जनरल वाले की भी समझेंगे, बट जनरल से तुम ये दोनों निकाल सकते हो। तो ये भी हो सकता है कि जनरल निकाल करके फिर ऐसे कर सकते हैं, बट एज पर द CBSE NCERT में है तो हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ऑन इट्स एक्सियल लाइन पर। ओके, मतलब एक्सिस पे या फिर हम एक्सियल लाइन पर, ठीक है, दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। फिर इक्वेटोरियल निकालेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन पर। ओके, तो सपोज करो तुम्हारे पास ये डाइपोल है +Q का और एक -Q का, जिसकी लेंथ तुम्हारे पास 12 है, और इसकी जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, अलोंग द लाइन, मतलब ये इसकी एक एक्सियल लाइन है। दिस इज व्हाट, इट्स एक्सियल लाइन। अब हम ये मानते हैं कि इस एक्सियल लाइन पर आपके पास कोई भी एक पॉइंट है P जिस पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, और ये जो P है वो तुम्हारे डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर करा, हमने यहाँ पे कंसीडर करा अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2L, ठीक है, एंड चार्जेस एंड +-Q चार्जेस, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, at point P पर at a distance x from the center of the dipole, फाइन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इन पॉइंट चार्जेस की वजह से होगा, क्योंकि ये एज अ सिंगल जो पॉइंट चार्ज है, तो जो +Q वाला है A वो आउटवर्ड होता है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगी A की वजह से, ठीक है। और अगर हम B पे देखें तो वो नेगेटिव है तो उसकी तरफ आएगी, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखें तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर डाइपोल मूवमेंट। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू point charges placed at A and B are क्या हो जाएगी, अगर A की वजह से देखें तो ध्यान से समझना, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, टोटल लेंथ 2L है, तो ये लेंथ L हो जाएगी और ये L हो जाएगी। बस इसी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको 2L लिया, बाकी और कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप L लेकर L/2 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, सो बेसिकली हम EA देखें तो ध्यान से समझना, फॉर्मूला होता है KQ/R²। KQ/R देखें तो ये लेंथ इज L, दिस इज X, तो ये हो जाएगी L+X²। और B की वजह से देखें, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अभी डायरेक्शन अपन बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी KQ में ये लेंथ, ये टोटल X से इतना से L है, तो X में से L को माइनस कर दो, X - L², ठीक है। तो नेट फील्ड जो होगी P पर, नेट फील्ड एट पॉइंट P वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ऑब्वियसली माइनस होगा, और वो हम मैग्नीट्यूड में ले लेंगे। डायरेक्शन अपन अभी थोड़ी बाद में देखते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा नहीं पता। वैसे तो ऑब्वियसली बात है, दोनों चार्जेस सेम हैं और EB वाला पास है तो EB से ही स्ट्रॉन्ग होगी बिकॉज द डिस्टेंस इज लेस, तो हम इसको EB - EA ही करते हैं, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है तो कुछ cos थीटा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको
माइनस कर सकते हैं, दैट इज के क्यू अपॉन में एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां से के क्यू बाहर निकाला, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो ध्यान समझना, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई आएगा नीचे, तो ये हो गया, ये है ऊपर इससे आ जाएगा, जैसे हम सिंपल एलसीएम वगैरह लेते हैं, ठीक है। देन यू हैव टू एक्सपेंड इट, यहाँ पे ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl होल ओवर में a माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल, तो तुम्हारे पास आ गया के क्यू 4xl अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज है, अगर मैं इसका डायरेक्शन देखूं तो बी की तरफ है ना, क्योंकि मैंने बी माइनस ए करा, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में आ रहा है ई नेट, और पी का डायरेक्शन भी यही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी एक्सियल पॉइंट पर वो किस डायरेक्शन में होगी, उसके डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका वेक्टर के साथ लिखूं तो यहां पर हम सीधा क्या लगा सकते हैं, एक पी कैप, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में पी वेक्टर है और एक यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया पी कैप इस डायरेक्शन में। तो एक्सियल पर हम ये बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डाइपोल मोमेंट, ठीक है। पहली चीज तो ये मैं ये मिटा रही हूं, इसको हम रब कर देते हैं। ऐसी लैंग्वेज लिखना अच्छा होता है, इट मेक्स योर वर्क मोर इम्प्रेसिव इन योर सब्जेक्टिव पार्ट में। सो हम यहाँ से एक स्टार पॉइंट बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है at any axial point of dipole is in the direction of dipole moment, is in the direction of dipole moment, ठीक है। एंड सिमिलरली एक और अगर हम इसमें कंडीशन ले, दैट इज कि यहां पर जो सिचुएशन थी वो ये थी कि आपका जो डिस्टेंस है डाइपोल से वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कंपैरेबल है, ठीक है। बट अगर मैं बहुत दूर डिस्टेंस पे लूं तो जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है वो बहुत कम हो जाएगी। लेंथ ऑफ द डाइपोल मैंने तुम्हें बताया था आर्मस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर के, बिकॉज एटम्स वगैरह में मिलते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस 1 मीटर लूं तो आर्मस्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में 1 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इवन सेंटीमीटर ही, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 है मीटर के रिस्पेक्ट में, तो वो बहुत ज्यादा इन्फिनिटी हो गया। तो अगर हम बात करें फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल बोलो या आइडियल डाइपोल बोलो, ये वो होते हैं जिनका डायमेंशन बहुत छोटा होता है, ठीक है। हैविंग वेरी स्मॉल डायमेंशन। तो शॉर्ट डाइपोल और आइडियल डाइपोल जो होंगे वो होंगे ऑफ वेरी लेस या स्मॉल, लिख लेते हैं वेरी स्मॉल डायमेंशन। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो L लेंथ है, जो ये 2L है, जो डाइपोल की लेंथ है 2L, वो बहुत ही छोटी है x से, इस डिस्टेंस से। तो अगर 2L छोटा है तो L भी बहुत ही छोटा होगा x से। तो अगर L बहुत छोटा है x से तो क्या मैं इस L को इग्नोर कर सकती हूँ यहाँ पे? अगर मैं 1 मीटर में से 1 आर्मस्ट्रॉन्ग को माइनस करूंगी, वो भी स्क्वायर पावर में, 10⁻⁻10 का स्क्वायर तो -20 हुआ, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। देन जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई वो क्या आई, KQ4XL, नीचे L को इग्नोर करा, सिर्फ x² रह गया, तो x⁴। पहले तो ये कट गया। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो तुम्हारा फॉर्मूला है
इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। इवन हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि जो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू द लेंथ। तो यहाँ से Q और 2L जो है वो P बन जाएगा एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिड्यूसेस फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका 2 बाहर ले लो, 2L रह गया तो हो जाएगा 2kP वेक्टर अपॉन में x की पावर 3, ठीक है, और इसका डायरेक्शन P कैप में होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू short dipole on at any point on its axial line, at any point on its axial line पर। और अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं है, नॉर्मल है, तो दिस E will become 2kP, ठीक है, क्योंकि ये 2L और QP बन गया, एक 2 रह गया, x भी आएगा अपॉन में x² माइनस L² की पावर 2p के, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज तुम ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की वजह से वो इसकी पावर 3 से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे दो इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं। नेट चार्ज जो है इस सिस्टम का वो 0 है, बट फील्ड कुछ होगी, ठीक है, बिकॉज दोनों चार्जेस सेपरेटेड हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3, ठीक है। दैट मीन्स कि ये बहुत तेजी से गिर रही है, बहुत तेजी से कम हो रही है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। x ले लेते हैं, x³ in comparison to a point charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस more rapidly for dipole than a point charge, as we increase the distance, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे अपन इक्वेटोरियल पे चलेंगे। ओके, कंसिडर करो अ डाइपोल the charges plus minus 5 microcoulomb, ठीक है, separated by कितने से, लेट्स ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर पे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड on its axial point at a distance of 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये शॉर्ट डाइपोल की बात नहीं है, क्योंकि दिस 4 सेंटीमीटर एंड दिस 4 सेंटीमीटर आर कंपैरेबल, बहुत छोटा नहीं है। तो आपको सिचुएशन कुछ इस तरीके की गिवन है, दे आर सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर और हमें इसके मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूर ही निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वी कैन यूज द फॉर्मूला विच इज 2kP r, या डिस्टेंस x ले लो, कुछ भी ले लो, अपॉन में r² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे P जो है वो हो जाएगा Q टाइम्स 2 है, दैट इज लेंथ। तो लेंथ है 4 और चार्जेस 5, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 4 सेंटीमीटर होगा 10 की पावर माइनस 2, दैट इज 5 4 20 इंटू 10 की पावर माइनस 8। एंड मैं यहाँ पे r² माइनस L² भी सॉल्व कर रही हूँ पहले। तो r कितना है 4 सेंटीमीटर और L है 2, बिकॉज आपके पास जो 2L है दैट इज गिवन 4 सेंटीमीटर, तो L हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है तो 0.04 का होल स्क्वायर माइनस 0.02 का होल स्क्वायर मीटर में करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से 1/100 का स्क्वायर दैट इज 10 की पावर 4 कर लिया और उसको भी स्क्वायर से बाहर निकाला तो 10 की पावर 8 बाहर आ गया। फाइन, पॉइंट हटा के नीचे 100, इसका स्क्वायर करोगे तो 100 का 10 की पावर 4
इधर से भी 10 की पावर 4 कॉमन आया, एक और स्क्वायर है तो 10 की पावर 4 का स्क्वायर इज 8। अब यहाँ पे बचा 4 4 16, 2 2 4, इसका होल स्क्वायर, 16 माइनस 4 इज 12, दैट मीन्स 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं सीधा वैल्यू पुट कर देती हूँ, दैट इज 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, डाइपोल मोमेंट इज 20 इंटू 10 की पावर -8, r इज 4 इंटू 10 की पावर -2 होल ओवर। ये पूरा सॉल्व कर चुकी हूँ मैं, दैट इज 144 अपॉन 10 की पावर 8, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +8 आया, ये पूरा कैंसिल, एंड यू लेफ्ट विथ व्हाट, 2 9 18 इंटू 20 इंटू 4 अपॉन में 144 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 2 विच इज 10 की पावर 7, okay, and you can solve this, 2 1s are 2 7s are 14, 2 2s are 4 and 4 1s are 4 3 32, 4 8 is 32, ये गया तो 10 की पावर 8, सॉरी 10 raised to the power 8 न्यूटन पर कूलम इज योर आंसर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं शॉर्ट डाइपोल की, तो इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट्स से ये हो गया तुम्हारे पास, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 mm और मुझे निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर पर, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 4 mm हो गया और ये 4 मीटर हो गया, तो अब तो काफी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस केस के अंदर यू कैन यूज short dipole thing which is simply 2 kp by r cube. So यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमें सिंपली फॉर्मूला लगाना है 2 kp by r cube, p हो जाएगा q इंटू 2l, चार्जेस 5 माइक्रो, 5 into 10 की पावर -6 and again length is 4 mm, that is 4 into 10 की पावर -3, 5 4s are 20 into 10 की पावर -9, then your electric field comes out to be 2 into 9 into 10 की पावर 9 into 20 into 10 की पावर -9 और r कितना है, ये 4 है, so 4 into 4 into 4, ये कैंसिल, 4 1s are 4 5s are 2 1s are 2s are 9 5s are 45 अपॉन में 8 न्यूटन पर कूलम, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे कंपेयर करना है इसकी लेंथ को और जहां आ रहा है उसको, और उसके हिसाब से आप फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हो। अब अपन चलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन ले लेते हैं, ठीक है। सो यू हैव अगेन अ डाइपोल -q + q कुछ एक्सिस पर है और इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है P एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट सेंटर, इसकी डाइपोल की लेंथ है 2l, तो इतनी सी l और इतनी सी l हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी हैव टू जॉइन the charge to the point where we need to find the electric field. ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, नेगेटिव की वजह से देखेंगे, इसको यहाँ A पे है और ये B पर है, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होती है और पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, ठीक है। एंड वी कैन टेक एन एंगल थीटा हेयर, एंड ये भी थीटा हो जाएगा बाय सिमेट्री, दिस इज ऑल्सो थीटा, एंड हम इसको लिख सकते हैं कि कंसिडर अ डाइपोल और चार्जेस ±q separated by 2l लेंथ, ठीक है, एंड
we need to find electric field on its equatorial axis पर, that is perpendicular to the line, equatorial line पर at a distance r, from its midpoint, ठीक है. Now here what we do on resolving the components of electric field, along horizontal and vertical, that is कि यहाँ ऊपर गया आपके पास क्या, ई बी कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास ई बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा नहीं होता उसके अलावा दूसरा साइन आता है, ठीक है. मतलब तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है. दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज ई बी, दिस इज ई ए. तो ऊपर ई बी साइन थीटा हो जाएगा, नीचे ई ए साइन थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, ठीक है. एंड हम ये कहते हैं कि ई ए और ई बी दोनों बराबर है. क्यों बराबर है? चार्जेस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा. ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एज पर द पाइथागोरस थ्योरम. तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो अगर ये दोनों सेम है, थीटा एंगल दोनों सेम, थीटा भी सेम है, देन जो तुम्हारे वर्टिकल कंपोनेंट होंगे ई ए ई बी वो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल वाले, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2e cos थीटा. फाइन. तो अगर नेट फील्ड देखें तो वो सिर्फ अलोंग हॉरिजॉन होगी, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में तुम्हारा होगा पी कैप डाइपोल मूवमेंट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में, दैट इज अपोजिट. फाइन. अब मैग्नीट्यूड वाइज निकाल ले सिंपली. तो ये नेट जो होगी वो यही होगी 2e cos थीटा. 2 ये e के बराबर है, तो ये रख दो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, ये थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज एल अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. अब यहाँ पे P डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा आपका क्या, Q इंटू 2L. सो तुम्हारे पास जो E नेट निकल कर आया वो हो जाएगा, 2 इधर जा चुका है, KP अपॉन में अंडर रूट, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये अंडर रूट है हाफ प्लस 1, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है. और अगर हम डायरेक्शन देखें तो पी कैप इधर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस पी कैप, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी शॉर्ट डाइपोल करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि दो डायरेक्शन है फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन equatorial axis of dipole is opposite to the direction of dipole moment, ठीक है. and again में short moment, अगर हम short dipole की बात करें for short dipole, तो उस केस में L जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा R से, तो जो E नेट है वो क्या निकल कर आएगा तुम्हारा, L स्क्वायर को इग्नोर मार दो, R होगा R की पावर 2 इंटू 3/2, नीचे का 2 ही कैंसिल हो गया तो पावर 3 आ गया. सो योर E नेट कम्स आउट टू बी KP बाय R क्यूब, और डायरेक्शन तो वही रहेगी, ठीक है.
सो ये हमने देखा, और यहाँ से हमें एक और चीज समझ में आई कि जो इक्वेटोरियल और एक्सियल है उसमें भी कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर हम सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए देखें, फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो एक्सियल पर जो आ रहा था वो आ रहा था 2kp/r³ ले लो, ठीक है, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और जो इक्वेटोरियल पर आया है वो आया है kp/r³। तो इनके बीच में एक रिलेशन है कि ये इसका डबल है, दैट इज जो एक्सियल वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कुछ 2 टाइम्स है इक्वेटोरियल में विथ अ माइनस साइन, अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो। और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा इक्वेटोरियल का, ठीक है। तो देयर इज अ रिलेशन। कई बार सीधा फॉर्मूला आता है कि तुमने इक्वेटोरियल का निकाल दिया, जैसे पिछले में नहीं एक्सियल का निकाला, जैसे पिछले में एक्सियल का निकालो और इक्वेटोरियल का निकालना है तो एक्सियल को 2 से डिवाइड कर दो, सीधे इक्वेटोरियल का आ जाएगा। अगर शॉर्ट डाइपोल है शॉर्ट का, अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं है तो उसका आ जाएगा, ठीक है। बाकी सेम है, सेम तरीका है जैसे हमने पिछले बारे में सारे वैल्यूज पुट करके निकाला था, सेम इसमें भी है। ऑल यू नीड टू डू इज लाइक 2 हटाना है, बाकी इट्स सेम। रिलेशन भी कई बार पूछा जाता है, सो इट इज सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। डायरेक्शन ध्यान रखना, एक्सियल में जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की होगी, और इक्वेटोरियल में अपोजिट होते हैं। अब अपन चलते हैं जनरल पॉइंट की तरफ। एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एक एक्सिस है ना, एक डाइपोल ऐसे रखा गया है, मतलब यहाँ पे इसका p वेक्टर आ रहा है, ऐसा डाइपोल है। अब यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, +q और +q, और हमें क्या फाइंड करनी है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डाइपोल एज पर द डायग्राम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, जो फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, तो जो चार्ज डाइपोल पे फोर्स लगाएंगे, ये तो पूछा है इसने कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डाइपोल, मतलब ये जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन, ये भी प्लस है सॉरी, किस डायरेक्शन पे इस पे लगाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कि डाइपोल इस पे कितना लगा रहा है, फोर्स से किस डायरेक्शन में लगा रहा है, और उसका अपोजिट जो होगा वो डाइपोल पे लगेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये P कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स तो डाइपोल कुछ ये प्लस मान लो, ये माइनस मान लो, और ये रहा कुछ ये माइनस मानो, ये प्लस मानो, और ये रहा तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ रखा है इसका +q चार्ज, और इधर भी रखा है +q चार्ज, तो दैट मीन्स ये इक्वेटोरियल लाइन पर हो गया, ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल लाइन पर होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डाइपोल मूवमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स भी होगा। तो अगर यहाँ पे डाइपोल है तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा लग रहा होगा फोर्स बाय डाइपोल ऑन चार्ज, लेकिन हमें ऑन डाइपोल पूछा है, तो योर आंसर वुड बी, इसके अपोजिट डायरेक्शन कर दो, इसमें होगा दैट इज अपवर्ड, ओके। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। अगर हमें पूछा होता कितना फोर्स, इस डाइपोल से इस डायरेक्शन पर फोर्स निकाल लो, लेट्स से x है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके kp/x² सॉरी, एंड जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उसमें फोर्स का फॉर्मूला नहीं है डाइपोल के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द फोर्स बाय डाइपोल ऑन द चार्ज। और उल्टा पूछा है तो निकाल दो, वो का वही फोर्स लगेगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो डाइपोल से निकालना ज्यादा आसान है, ओके। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरलाइज्ड पॉइंट पर, जनरल पॉइंट मान लो, जनरलाइज नहीं, जनरल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। हम अब यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। तो सपोज करो ये तुम्हारे पास एक डाइपोल है ऑफ माइनस एंड +q चार्जेस, एंड इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, एंड
यहाँ पर आपको निकालनी है फील्ड जो कुछ थीटा एंगल बना रहा है, इसको आर डिस्टेंस मान लेते हैं और ये पी पॉइंट है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन बहुत कम आती है बट समझ लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, ठीक है, बाय द डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर पे, at a distance r पे and an angle theta with dipole moment। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, हम इस p वेक्टर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, रिजॉल्व p वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स P1 एंड P2। ठीक है, तो जो P1 है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा और P2 कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। दैट इज योर P1 वुड बी, ये P है, P cos थीटा, और जो तुम्हारा P2 है दैट वुड बी P sin थीटा। वेयर P1 देखो तो ये इसके अलोंग आ रहा है, ये डाइपोल जो है, जैसे हम क्या करते हैं, ये एक्सिस है, ये P वेक्टर इसका डाइपोल है और इसी के अलोंग मुझे निकालना है। तो P1 एक एक्सियल कंपोनेंट हो गया और P2 क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। तो हमारा ये जो P था हमने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा साइन थीटा, कि जो एक है वो हो गया एक्सियल कंपोनेंट और जो दूसरा है वो हो गया इक्वेटोरियल कंपोनेंट। अब इन दोनों की वजह, तो यहाँ पे जो तुम्हारी E1 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की वजह से, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सियल फील्ड, वो P1 कंपोनेंट की वजह से होगी क्योंकि वो एक्सियल आ रहा है। दैट इज 2k P1 अपॉन में r क्यूब, और P1 की वैल्यू यहाँ से डाल दो विच इज 2k P cos थीटा बाय r क्यूब। उसी तरह जो सेकेंड होगी वो इक्वेटोरियल की वजह से होगी, इक्वेटोरियल, एंड वो P2 की वजह से होगी, दैट इज k P2 बाय r क्यूब विच इज k P2 हो जाएगा P sin थीटा बाय r क्यूब। अब अगर तुम E1 एंड E2 देखो तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो E नेट अगर हम देखें तो वो होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री एंड दिस टर्म गोज टू 0 एंड E1 E2 की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास सिंपली E नेट आ जाएगा विच इज E1 आपके पास है 2kp cos थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। अब kp बाय r क्यूब दोनों में कॉमन है, स्क्वायर और रूट से बाहर निकालोगे तो ये बाहर आ गया, ये रह गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये आ जाएगा आपके पास kp बाय r क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज kp बाय r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन अपन देखते हैं, यहीं से अगर हमें एक्सियल निकालना है, थीटा को 0 डिग्री ले लो तो एक्सियल वाला कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 cos 0 इज 1, 3 प्लस 1 4 अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, तो 2kp बाय r क्यूब यही डिराइव किया था। और अगर इक्वेटोरियल पे निकालो तो थीटा को ले लो कितना 90 डिग्री, cos 90 0 1 रह गया, सिंपली kp बाय r क्यूब हो गया। ठीक है, और अगर हमें इधर डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालना है वेरी इजी बिकॉज यू हैव टू कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर एक्सियल, सीधा निकाल लो। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड पूछा है, डायरेक्शन
ऑफ फील्ड, तो हम उसको ले लेते हैं 10 फाई में फाई जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन ई नेट एंड डाइपोल मोमेंट पे, या पी वेक्टर लिख देती हूँ, पी वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल्स टू इक्वेटोरियल वाला कंपोनेंट अपॉन एक्सियल वाला कंपोनेंट, इक्वेटोरियल वाला हो जाएगा के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, और वो हो जाएगा 2k p cos थीटा बाय आर क्यूब से आर क्यूब, kp से kp, तो ये सीधा सीधा tan थीटा बाय 2 आया। तो जो भी तुम्हारा डायरेक्शन है कि वो पॉइंट एंड डायपोल में जो थीटा एंगल बना है उसका tan थीटा लेके 2 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विद द डायपोल। ओके, सभी से आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं। डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं। सबसे पहले सपोज करो स्पेस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, और इस स्पेस में हमने यहाँ पे रख दिया एक डाइपोल जिसमें प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, लेंथ 12 ले लो। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जैसे हमने इसको रखा इसमें फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पे जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, तो यहाँ पे एफ लग रहा है क्यू ई, और नेगेटिव पे लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एफ इज इक्वल्स टू क्यू ही। तो आपको यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिल रहे हैं, तो एफ नेट क्या मिल गया यहाँ पे आपको 0, राइट। बट इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगाऊं तो ये कहीं नहीं जाएगा, बट एक फोर्स यहाँ से लगाऊं, एक फोर्स यहाँ से लगाऊं तो ये घूमने लग जाएगा। सो ड्यू टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, अ कपल फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है, अ कपल फोर्स दैट इज टॉर्क, अ कपल फोर्स दैट इज टॉर्क acts on it and rotate the dipole, ठीक है। अभी कितना घुमाएगा वो हम देखते हैं कि इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो लग कितना रहा है। तो हमने क्या समझा कि अगर मैं डायपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में डालूं, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूं, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो तो 0 होगा, ठीक है, बट एक कपल फोर्स टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से डायपोल रोटेट होगा, और वो कितना होगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉर्क है उसको हम टो से डिनोट करते हैं, और अगर आपके पास इक्वल फोर्स लग रहा है तो बेसिकली टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, डिस्टेंस है 12, तो जो टॉर्क होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एनी वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये 11th का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोनों का, ठीक है। एंड लेट्स टेक द डायपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा हेयर, तो जो ये लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इसको मान लो x, तो x अपॉन में 12, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हो जाएगी 12 साइन थीटा, ठीक है। सो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर द डायपोल is placed at an angle theta with electric
फील्ड, ठीक है। तो टॉर्क उस केस में हो जाएगा फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2L sin थीटा एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू QE इंटू 2L sin थीटा, और यहां से Q और 2L जो है वो P बनता है विच इज योर डाइपोल मोमेंट विच इज Q2L। सो जो टॉर्क आया वो आपके पास आया PE sin थीटा, और PE sin थीटा क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको मैं P क्रॉस E लिख सकती हूँ, राइट। वे थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन P एंड E के बीच का, ठीक है। एंड यहां से अगर हम देखें तो क्योंकि सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी, मतलब टॉ इज बेसिकली परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल है वो एक ही प्लेन में होगा, उसके परपेंडिकुलर टॉर्क लग रहा होगा। एंड अगर हम यूनिट की बात करें तो P इज व्हाट, P इज Q इंटू मीटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन अपॉन में कोलम इंटू मीटर, न्यूटन बाय कोलम, कोलम से कोलम, तो न्यूटन मीटर जो है वो इसकी यूनिट हो जाएगी। वैसे भी फोर्स इंटू डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट आएगी, ठीक है। सो ये लगेगा टॉर्क जब एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स हो जाएगा 0। अब अगर इसी को मैं यूनिफॉर्म की जगह एक नॉन यूनिफॉर्म में रख दूं तो क्या होगा, प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है। तो इसमें ज्यादा थियरी नहीं है सीबीएसई के लिए तो, बट थोड़ा सा समझो कि सपोज करो कि तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म होगी, और इसके यहाँ तुम्हारे पास रखा गया है एक डाइपोल, ठीक है, वही -Q और एक +Q का। अब यहाँ पे क्योंकि फील्ड अलग है, यहाँ E1 हो गया, E2 होगा तो फोर्स भी अलग अलग होगा। यहाँ पे F1 फोर्स होगा और यहाँ पे तुम्हारे पास F2 फोर्स होगा, ठीक है। तो जब हम इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो आपके पास एक फर्स्ट केस में F नेट भी लगेगा। F नेट इस केस में 0 के बराबर नहीं होगा, एंड वो किसके बराबर होगा, F इज इक्वल्स टू QE, तो QE1 और QE2 जो भी है उनका डिफरेंस उसके बराबर होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोर्स है यहाँ पे Q, ये डिस्टेंस ले लो x मान लो, तो Q इंटू एक्स, और यहाँ पे E2 माइनस E1 अपॉन में x, ठीक है। तो Q इंटू एक्स आपके पास डाइपोल मोमेंट हुआ P, और ये E2 माइनस E1 मतलब कि वो जब Q से यहां तक गया तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया, तो ये भी फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये जो है इसको हम बोलते हैं चेंज इन फील्ड विथ डिस्टेंस, ओके, जिसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। जो कोई भी चीज अगर डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, जो दो अलग अलग फोर्स है उसको माइनस कर दो एंड तुम्हारा जो डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना तो P चेंज इन फील्ड बाय x। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा टॉर्क इतना ही लगेगा विच इज P क्रॉस E में जो भी चेंज आ रहा है वो तुम्हारा टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर तुम्हारा डाइपोल मोमेंट पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, तो जो अब क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, रोटेट भी हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो मूव भी हो रहा है, तो यहाँ पे जो डाइपोल है, डाइपोल रोटेट एंड ट्रांसलेट करेगा इन
नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, और वो सिर्फ रोटेट करेगा यूनिफॉर्म फील्ड में। डाइपोल रोटेट इन यूनिफॉर्म फील्ड में, कोई आगे मूव नहीं करेगा, अपनी ही जगह पे वो घूमता जाएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया तो घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। तो घूम तो अपनी जगह रहा है एज पर दिस टॉक, बट जो ट्रांसलेट कर रहा है वो किस हिसाब से कर रहा है कि अगर तुम्हारा डाइपोल पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, तो वो मूव करेगा और जाएगा डाइपोल मूव या ट्रांसलेट टूवर्ड स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड जिस तरफ है उस तरफ वो चला जाएगा, ठीक है। और अगर डाइपोल एंटी पैरेलल है फील्ड के तो वो मूव करेगा टूवर्ड्स वीक फील्ड, ठीक है। रोटेट अपनी जगह कर रहा है, बट रोटेट होके जो आगे ट्रांसलेट करेगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, क्योंकि फोर्स जीरो नहीं है, बिकॉज फील्ड सेम नहीं है, तो वो अगर पैरेलल है तो मूव करता करता स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा, और अगर एंटी पैरेलल है तो मूव करता करता वीक की तरफ जाएगा। इतना सा ध्यान रख लो, बाकी इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो ये टॉर्क घुमा रहा है यूनिफॉर्म फील्ड में उससे वर्क डन कितना हो रहा है। तो इसके अंदर हम इसको ऐसे समझते हैं, अब तो अगर हम इन यूनिफॉर्म फील्ड में देखें तो तुम्हारा जो फोर्स है F वो 0 हो जाएगा और टॉर्क हो जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ PE साइन थीटा से व्हाट यू गेट कि अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, तो तुम्हारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा 0, बिकॉज साइन 0 इज 0। दैट मीन्स इफ डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क वुड बी 0। तो ये उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, राइट। और जब थीटा 90 डिग्री हुआ तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, दैट इज PE, ठीक है। कब? when dipole is perpendicular to electric field। और अगर थीटा 180 डिग्री हुआ एंटी पैरेलल तो भी टो कितना हो जाएगा 0। इफ डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर ये 0 है तो अभी भी ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो दो स्टेट इक्विलिब्रियम की आएगी, 0 डिग्री और 180 डिग्री पर। 90 डिग्री में मैक्सिमम है, ये इसको घुमाता रहेगा। अब ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो कौन सी स्टेबल है, 0 वाली स्टेबल है या 180 वाली स्टेबल है या कौन सी अनस्टेबल है, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। क्योंकि हमें स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी और उससे हम बता पाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिडर अ डाइपोल इज रोटेटेड through small angle d थीटा, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो भी स्मॉल होगा, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि रोटेशन की बात है तो रोटेशन वाला फोर्स लेंगे विच इज टॉ डी थीटा, ठीक है। सो डी डब्ल्यू हो जाएगा, टॉ को हम रख देते हैं PE साइन थीटा डी थीटा, एंड टोटल वर्क डन जो होगा इन rotating the dipole from some theta 1 एंगल से theta 2 एंगल तक। तो इसका इंटीग्रेशन करें हम from some theta 1 से लेके theta 2 एंगल तक, तो वो साइन थीटा डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, PE कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस के साथ लिमिट लगा दो थीटा 1 से थीटा 2। तो क्योंकि माइनस का साइन है
तो ये आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये तुम्हारा आया टोटल वर्क डन। पहले तो इसको याद रखो, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था तो इसलिए नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझें तो हम कहते हैं कि वो थीटा 1 से थीटा 2 गया, तो हम उसका थीटा 1 जो है वो ले लेते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री हमने उसका एक ले लिया रेफरेंस पॉइंट वेयर इट्स पोटेंशियल इज 0। उसका पोटेंशियल हमने क्या मान लिया 0, और वो घूम करके कुछ थीटा एंगल गया। ठीक है, जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं, अगेन 11th का कॉन्सेप्ट है, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम ग्राउंड को, सी लेवल को 0 पे मानते हैं। जब हम इलास्टिक पोटेंशियल पढ़ते हैं स्प्रिंग में, तो जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां हम 0 मानते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 90 डिग्री पर 0 माना। ठीक है, सो योर वर्क डन comes out to be PE cos 90 minus cos theta, which is minus PE cos theta, and this is stored as its potential energy। ठीक है, तो हमने उस पोटेंशियल एनर्जी जो क्योंकि काम कर रहा है वो हमने U ले ली, that is equals to minus PE cos theta। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, अगर थीटा 0 डिग्री है तो U आ रहा है माइनस PE विच इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और थीटा 180 डिग्री कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रही है विच इज प्लस PE। तो जो मिनिमम है वो हमारा होगा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो पॉजिटिव है वो होगा हमारा एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, टॉक्सिक इक्विलिब्रियम पता चला, फोर्स जहाँ 0 लग रहा है वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल अनस्टेबल की हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है, ध्यान रखना। और मैक्सिमम आ रही है तो अनस्टेबल है। 90 डिग्री पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वहां पे कोई पोटेंशियल ही नहीं है, मैक्सिमम सारी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव ही कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर एंड यू नीड टू रिमेंबर। अब यहाँ पे एक और चीज समझो कि जब हम वर्क डन देते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, जो तुम्हारा वर्क डन होता है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा बाय द पहले ऑन करते हैं, वर्क डन ऑन द डाइपोल हो रहा है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हो रहा है, ठीक है, तो इस वर्क डन को तुम सिंपली क्या ले लो, डेल्टा U विथ अ माइनस साइन। ठीक है, और अगर तुम्हारा वर्क डन हो रहा है डाइपोल पर, बाय टॉर्क से निकाल रहे हो। ठीक है, देखो अलग अलग चीज जो है वो अलग अलग करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव होगा, और टॉर्क की वजह से हो रहा है तो वो नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव होगा। ये इसीलिए है क्योंकि ये एक एक्सटर्नल है। जब भी अपन एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं, जो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होगी। तो जो तुम्हारा फॉर्मूला आया था वर्क डन का विच इज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वो आप इधर और इधर रख देना एंड यू विल गेट द वर्क। ओके ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इस पे कि सपोज अ डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, separated by 1 mm, ठीक है, in an electric field of 5 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Find
maximum torque and the angle at which tau is half of its maximum value. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा है कि मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, तो मैक्सिमम आपके पास होगा PE, राइट. सो PE साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा को ले लो 90 डिग्री, तो तुम्हारे पास आ जाएगा P को हम लिख सकते हैं Q2L इंटू E. तो चार्ज इज 1 माइक्रो, 1 इंटू 10 की पावर -6 एंड 2E लेंथ इज 1 mm विच इज 10 की पावर -3, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 5. सो 155 -6 -3 -9 और +5 इज -4 न्यूटन मीटर. ठीक है, और हमें बताना है कि इसकी हाफ किस एंगल पर हो रही है. तो देखो, तो मैक्सिमम आपके पास होगा PE. ठीक है, अगर मुझे 2' PE साइन थीटा है और मुझे इसको PE बाय हाफ करना है, तो हाफ कौन से एंगल पर होता है, 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू हाफ होगी. Okay, so these are some of the questions and theory and concept based on talk, and in the next video we will dive more into numericals. ज़्यादा numerical based करेंगे, जिससे कि जो concept है वो numerically, conceptually हर तरीके से हमें और चीज़ समझ में आ जाए. So see you in the next video and thank you for watching this video.